NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं शब्द विचार। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं ये आपको सबसे पहले जानना है। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को बांटा गया है। तत्सम शब्द आपके पाठ्यक्रम में तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द हैं। इन्हीं को हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। अन्य शब्द जो तत्सम शब्द हैं स्वच्छ, काल्पनिक, ग्रह, भ्राता, दायित्व, वातावरण, अनुमान, अज्ञानी, अश्रु, नयन, फाल्गुन, अमृत, मयूर, कुंभकार, गंभीर, संतुष्टि, प्रफुल्लता, निसंदेह, प्राचीन, अक्षी, भगिनी, कुल, सुरा, गुरु, कुंभ, निंदक, जल, पावस, मौन, प्रीति, संधि, जीव, लघुप्राण, रक्त, मांस, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। इन्हें आप याद कर लें। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आँखें, पुराना, भाई, बहन, खेत, घर, आंसू आदि शब्द। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। अटारी, ऊंट, चांद, आग, आम, गधा, खेत, अनजाना, नैन, फागुन, अमीय, मोर, कुम्हार, पुराना, पत्ता, भाई, माता, पोखर, परख, पंछी, सुभाय, हाथ, काम, खून, महीना, मिट्टी, मुंह, उंगली, ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। तीसरा देशज शब्द। वे शब्द जो लोक में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द अपने ही क्षेत्र के लोगों द्वारा गढ़ यानी उत्पन्न गढ़ लिए जाते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो अपने ही क्षेत्र में बोले जाते हैं वो देशज शब्द होते हैं। जैसे परात, लोटा, खुरपा, मलकाना, जून, चकैठ, खटना, सौर, पुलई, बंसखट, तीता, झब्बेदार, चौकाना, कांव काम, चिक चिक, झुंड, ये सभी शब्द देशज शब्द हैं। अब है आगत शब्द या उन्हें विदेशज शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जो अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी, जापानी आदि से आए होते हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। वे आगत शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे हिदायतें, फरमाइश, फ़िक्र, तकलीफ़, गोया, तनख्वाह, शान शौकत, बर्दाश्त, अफसोस, सुपुर्द, टाइट, बस स्टेशन, साइकिल आदि। उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, तन्हाई, पन्हा, ये सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। मुसाफिर, महफिल, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। लैंप पोस्ट, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इन्हें आप याद रखेंगे। अन्य उदाहरण गमला, दीवार, होले, तेजी, लिफाफा, मेज,
बिस्कुट, जाली, कॉलेज, फूलदान, मोटर, ये सभी शब्द आगत शब्द हैं। आपने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द पढ़े। इन्हें आप याद करें। अब पढ़ते हैं अलंकार। आपके पाठ्यक्रम में अलंकार शामिल हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। अलंकार के भेद: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। यहाँ पर दो भेद हैं। तीसरा भेद भी होता है उभय अलंकार। तो मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। प्रमुख अलंकार हम यहाँ पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, हम उन्हीं को यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। जहाँ पास पास आने वाले शब्दों में एक ही वर्ण का बार बार दोहराव यानी आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे निंदक नियरे में ना वर्ण की आवृत्ति है, तो निंदक नियरे में ना वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खैर, खून, खांसी, खुशी में खा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो आप पहचान ही जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर वर्ण की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब पढ़ते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ भी अलग अलग हो, ये आपको याद रखना है। एक ही शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द आया है, तो काली घटा, घटा यानी कि बादल, का घमंड घटना, ये घट गया है, तो काली घटा का घमंड घट गया है, यानी काली घटा जो बादल है उसका जो घमंड है वो घट गया है, कम हो गया है। खग कुल, कुल कुलिसा डोल रहा, तो यहाँ पर कुल का अर्थ क्या है? परिवार, और कुल कुल का अर्थ होता है कलरव या चहचहाना की आवाज़। तो यह है यमक अलंकार का उदाहरण, आप याद रखें। अब है रूपक अलंकार। उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं उपमेय क्या होता है। जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, तो इस उदाहरण में कर्म और विधि उपमेय है। कर्म और विधि ये क्या है? उपमेय है। तो यहाँ पर क्या कहा है? कर्म रूपी तेल और विधि रूपी दीप। तो इस उदाहरण में कर्म और विधि क्या है? उपमेय है, जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा हो। और उपमान जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है। तो कर्म की तुलना किससे की गई है? तेल से, और विधि की तुलना दीप से की गई है। तो इस उदाहरण में तेल और दीप क्या है? उपमान है। मुख रूपी चंद्रमा, तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब पढ़ते हैं अन्योक्ति अलंकार। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए, ध्यान से समझना है, जहाँ पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। पाठ 2 दोहे पढ़े हैं, उसमें ये उदाहरण आया हुआ है, ये दोहा आया हुआ है कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। तो इस उदाहरण में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार। जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, यह भी दोहे पाठ से लिया गया उदाहरण है कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। तो यहाँ पर एक बात को समझाने के लिए जीवन जगत का कोई दूसरे व्यवहार का उदाहरण यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको बात को समझाया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, जो मानव नहीं है, ध्यान से समझेंगे कि जो मानव नहीं है, जो निर्जीव है या प्रकृति, उसे मानव जैसी क्रियाओं द्वारा कल्पित करना, मानव जैसी क्रियाओं द्वारा उसको दिखाया जाना। निर्जीव या प्रकृति को मनुष्य जैसी क्रियाएं करते दिखाया जाए तो वहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं कि फाग गाता मास फागुन आ गया है। फाग यानी कि होली पर गाए जाने वाला गीत, उसे गाता हुआ कौन आया है, फागुन का महीना। चना पगड़ी बांधे खड़ा है, तो चना पगड़ी बांधे खड़ा है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फागुन फाग गा रहा है, यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है। तो ये थे आपके अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इन्हें आप याद करें कि किस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। अब पढ़ते हैं उपसर्ग परिभाषा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से व्याकरण पढ़ाई जा रही है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, और यहाँ पर उदाहरण भी आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं। उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, यह याद रखेंगे आप। जैसे हार शब्द के पहले उप लगकर क्या बनता है, उपहार शब्द बन जाता है। अन्य उदाहरण, हार में प्र उपसर्ग लगने से शब्द बनता है प्रहार। हार में आ उपसर्ग लगाया तो आहार शब्द बना। अंत में अन उपसर्ग लगाया तो अनंत शब्द बना। अंत में अति उपसर्ग लगाया तो अत्यंत शब्द बना। उत्तर शब्द में प्रति उपसर्ग लगाया तो प्रत्युत्तर शब्द बना। शासन में अनु उपसर्ग लगाया तो अनुशासन बना। आद्रत में सम उपसर्ग लगाया तो समाद्रत बना। और आद्रत शब्द में अन उपसर्ग लगाया तो अनाद्रत बना। तो यहाँ पर अन में जो ना है वो आपका आधा यानी कि हलंत में है, ये ध्यान आपको रखना है। अन पूरा नहीं है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन है। तो ये वाला अन नहीं है, ये अन है, आधा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यत्न में प्र उपसर्ग लगाया तो प्रयत्न शब्द बना। हार में वी उपसर्ग लगाया तो विहार शब्द बना। वजह शब्द में बे उपसर्ग लगाया तो बेवजह बना। भव में परा उपसर्ग लगाया तो पराभव शब्द बना। मान में अभि उपसर्ग लगाने से अभिमान शब्द बनता है। अधिक में अति उपसर्ग लगाने से अत्यधिक शब्द बना। मान में अप उपसर्ग लगाने से अपमान शब्द बनता है, और मान में उप उपसर्ग लगाने से उपमान बनता है। वार में परि लगाने से परिवार शब्द बनता है। यहाँ पर अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अभि उपसर्ग के शब्द देखिए। अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अभिनव, अभिभावक, अभिनय। अति उपसर्ग से अत्यंत, अतिशीघ्र, अत्याचार। अधि उपसर्ग से अधिकार, अध्यक्ष और अधिनियम शब्द। अनु उपसर्ग से अनुकूल, अनुकरण, अनुराग शब्द। अप उपसर्ग से अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति। अब उपसर्ग से अवगुण, अवसर, अवकाश। आ उपसर्ग से आहार, आजन्म, आजीवन। उत उपसर्ग से उत्कर्ष, उत्पन्न, उल्लेख। तो उल्लेख में उत प्लस लेख, ये ध्यान रखना है।
उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उपवन, उपनाम, उपयोग, दुर। दुरुपसर्ग से दुर्गुण, दुर्घटना, दुरुपयोग। दुस उपसर्ग से दुस्साहस, दुष्कर्म, दुशासन। नि उपसर्ग से निडर, निवास, निबंध। निर उपसर्ग, तो यहाँ ध्यान रखना है, निर में र हलंत है यानी आधा रा है, तो निर्धन, निर्जन, निराकार। परि उपसर्ग से परिश्रम, पर्यावरण, परिक्रमा शब्द बनता है। ये थे उपसर्ग। अब पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा पता होना चाहिए। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय अंत में लगते हैं यानी शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे मूर्ख में ता प्रत्यय लगाया तो शब्द बनता है मूर्खता। वर्ष में एक प्रत्यय लगाया तो वार्षिक। गति शब्द में मान प्रत्यय होने से गतिमान शब्द बनता है, और दिन में एक प्रत्यय लगाने से दैनिक शब्द बनता है। तो एक प्रत्यय के कुछ खास नियम हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सप्ताह शब्द में एक प्रत्यय लगाने से साप्ताहिक शब्द बनता है। सुंदर में यह प्रत्यय लगाने से सौंदर्य शब्द बना। पढ़ शब्द में आई प्रत्यय लगा तो पढ़ाई शब्द बनता है। उद्योग में एक प्रत्यय लगा तो औद्योगिक शब्द बनता है। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं और समझते हैं। बुराई शब्द में आई प्रत्यय हैं और बुरा शब्द हैं। उसी तरीके से गर्म शब्द हैं और ई प्रत्यय है से शब्द बना गर्मी। सर्द प्लस ई से बनता है सर्दी। सुंदर में ता प्रत्यय लगने से सुंदरता। रस्सा में ई प्रत्यय लगने से रस्सी। निपुण में ता प्रत्यय लगने से निपुणता। धन में वान प्रत्यय लगने से धनवान। छात्र में आ प्रत्यय लगने से छात्रा। मीठा शब्द में आस प्रत्यय लगने से मिठास। देव शब्द में ई प्रत्यय लगने से देवी। अपना शब्द में पन प्रत्यय लगने से अपनापन। भूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगने से भुलक्कड़। घूम में अक्कड़ प्रत्यय लगने से घुमक्कड़। लड शब्द में आकू प्रत्यय लगने से लड़ाकू, और लिख शब्द में अक प्रत्यय लगने से लेखक। इसी प्रकार से फल शब्द में इत प्रत्यय लगने से फलित। रंग शब्द में ईला प्रत्यय लगने से रंगीला। चमक प्लस ईला चमकीला। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगने से बुढ़ापा। अच्छा में आई प्रत्यय लगने से अच्छाई। तैराक में ई प्रत्यय लगने से तैराकी। लड शब्द में आई प्रत्यय लगने से लड़ाई। सजा शब्द में आवट प्रत्यय लगने से सजावट। लिख शब्द में आवट प्रत्यय लगने से लिखावट। मिल शब्द में आवट प्रत्यय लगने से मिलावट। रुक शब्द में आवट प्रत्यय लगने से रुकावट शब्द बनता है। आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो आप जान ही गए हैं कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में। खा शब्द में ना प्रत्यय लगाया तो खाना। पढ़ में नी प्रत्यय लगाया तो पढ़नी। मेल में आ प्रत्यय लगाया तो मेला, और बोल में ई प्रत्यय लगाया तो बोली। अन्य उदाहरण। वसुदेव में आ प्रत्यय लगने से वासुदेव। रघु में आ प्रत्यय लगने से राघव शब्द बनता है। मनु में आ प्रत्यय लगने से मानव, और वाल्मीकि में ई प्रत्यय लगने से वाल्मीकि शब्द बना। कुंती में ए प्रत्यय लगने से कौन्तेय। गंगा में ए प्रत्यय लगने से ए और य गांगे। जनक में ई प्रत्यय लगने से जानकी। दिति में या प्रत्यय लगने से दैत्य शब्द बना। जादूगर शब्द में गर प्रत्यय है। बाजीगर में गर प्रत्यय है। दुकानदार में दार प्रत्यय है।
धैर्य में धीर शब्द है और य प्रत्यय है। मददगार में गार प्रत्यय है। यादगार में गार प्रत्यय है। सामाजिक में समाज प्लस इक, समाज मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। उसी तरीके से मौलिक में भी मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अब प्रत्यय के कुछ नियम, जैसे इक प्रत्यय के नियम, तो यहाँ पर प्रत्यय है इक। इक प्रत्यय का नियम हम पढ़ते हैं। इक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द में परिवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। पूर्व स्वर में वृद्धि तथा अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। शब्द के पहले अक्षर के साथ बोले जाने वाले स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे अ और आ का आ हो जाता है, यानी कि ह्रस्व अ और दीर्घ अ का दीर्घ आ हो जाएगा। मास में इक प्रत्यय लगा, ध्यान देना, मास शब्द में इक प्रत्यय लगा तो मासिक शब्द हो गया। वर्ष में इक प्रत्यय लगा तो वर्ष में वा में ह्रस्व आ है तो इसका क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया तो वार्षिक। इसी तरीके से ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए का अय हो जाता है ऐ, ये जो ऐ है। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगने से ऐतिहासिक होता है और दिन में इक प्रत्यय लगने से दैनिक। जो ई है ह्रस्व ई वो ऐ में बदल गई तो यहाँ पर दैनिक शब्द बना। ह्रस्व उ और दीर्घ उ या ओ का औ हो जाता है। मूल प्लस इक में मौलिक शब्द बन गया। उद्योग और इक प्रत्यय लगने से औद्योगिक शब्द बना तो उ किस में बदल गया, औ में बदल गया। सामासिक शब्द समास के नियमों से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, सामासिक शब्द कहलाता है। में चूंकि दो शब्द होते हैं अतः दोनों ही शब्दों के पहले अक्षर के स्वर में वृद्धि होगी, ये ध्यान आपको रखना है। जैसे परलोक शब्द का परलोक शब्द है, अब इस परलोक शब्द का पारलौकिक बनेगा तो पर भी बदलेगा और लोक में भी जो स्वर आया है वो बदलेगा। तो पर प्लस लोक प्लस एक शब्द है तो इसका बनेगा पारलौकिक। उसी तरीके से सर्व और भूमि तो दोनों में ही परिवर्तन होगा तो क्या होगा, सा में लगने वाला ह्रस्व आ दीर्घ आ में बदल जाएगा तो सा हो गया। और उ जो दीर्घ उ है वो किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे भा का भा में लगने वाली मात्रा औ की हो गई तो सार्वभौमिक शब्द बना। ये था इक प्रत्यय का नियम। इसी तरीके से या प्रत्यय का नियम भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने शब्द विचार, अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े।